वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए साइंस के लिए काफ़ी कम टाइम है। साइंस का कल ही पेपर है और एक दिन का ही मात्र गैपिंग दिया है। तो इस स्थिति में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। टाइम चूँकि कम है इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को ध्यान से करना पड़ेगा, सूत्र सवाल सब रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम जल्दी जल्दी बात करते हैं और देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका विद्युत मोटर पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में दो प्रकार का जनित्र है, एसी और डीसी। दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दो प्रकार का जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो जनित्र दो प्रकार का है, इसे पढ़ लेंगे। दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फ्लेमिंग का दाएं बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम सब रिवीजन कराएं। दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, दाएं तथा बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के नियम सीधे सीधे फ्लेमिंग के जो नियम है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, फ्लेमिंग के नियम लिख दे रहे हैं, दाया बाया वाला दोनों पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग के नियम। अब फ्लेमिंग के नियम के बाद से अगला यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिए, ओम का नियम। ओम का नियम इसे पढ़ लेंगे। ओम का नियम ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए क्या क्या पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बताते जा रहे हैं। ओम के नियम के बाद से यदि हम अगला बात करें, ध्यान से देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन है ओम के नियम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम का नियम। इसके बाद से समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन। और इस पर सवाल भी कर लीजिएगा। इस पर सवाल भी देख लीजिएगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर सवाल, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर सवाल। ठीक है, अब मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाता हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा, फिर मैं आगे बताते चल रहा हूँ। इसको जरूर आप पढ़ेंगे ध्यान से। अगला यदि हम बात करें चौथे नंबर पर, जो भी नंबर है 6 या 7 नंबर, देखिए ध्यान से। अगला जो है उसका क्या क्या और हो सकता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। नाभिकी विखंडन और नाभिकी संलयन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। नाभिकी विखंडन, नाभिकी संलयन, नाभिकी विखंडन, नाभिकी संलयन फिजिक्स में ही है, आपको बताए थे। नाभिकी संलयन पीछे से ही रिवीजन करिएगा। ठीक है, नाभिकी संलयन, नाभिकी विखंडन। और इसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत और परंपरागत, यानी ऊर्जा के स्रोत जो है आपको पढ़ना है, जिसमें से सौर ऊर्जा के बारे में जरूर पढ़ना है। सौर ऊर्जा, सूरज में ऊर्जा कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है। सूरज में ऊर्जा कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है। सब हम आपको बताए हैं, समझाए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो विद्युत बल्ब में जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना है। विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार पढ़ लेंगे। इसमें सवाल है, इसमें सूत्र भी है, H बराबर जो है उष्मा वाले का सूत्र भी है, उसको भी आप तैयार करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ओम का नियम V बराबर I/R होता है, इस पर सवाल भी देख लीजिएगा। विभव पर भी सवाल आपका परीक्षा में पूछता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी कई बार आप रिवीजन कर लेंगे। इसके साथ साथ बाकी तो सब हम आपको बताए हैं, छोटी छोटी चीज़ें इसे पहले भी बता दिए हैं। इसके बाद यदि हम प्रकाश में बात करें तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जल्दी जल्दी देखते जाइए। दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का कारण निवारण सब पढ़ना है। कारण और निवारण दोनों पढ़ना है, यानी कि कारण पढ़ लेंगे, निवारण कैसे इसको ठीक करें और क्या कारण है इसके दोष के होने का। वक्रतुंडीजा बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो कारण और निवारण दोनों पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष है, बताए भी थे, बढ़ानता है, वह बिंदुकता है, ये भी दोष है छोटा छोटा, उसको आप पढ़ लेंगे और अच्छे से रिविजन कर लेंगे। विद्युत इसके बाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष हो गया, इस पे सवाल भी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पे सवाल, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर सवाल, दूर दृष्टि दोष पर सवाल भी रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, इस पे सवाल न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल रिवीजन करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरे दोस्त निकल दूसरे दोस्त पर सवाल भी रिवीजन करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मानव नेत्र पढ़ लेंगे संक्षेप में, बहुत बार समझाए हैं। मानव नेत्र, इसमें छोटा छोटा भाग है। मानव नेत्र में कार्निया किसे कहते हैं, आइरिस किसे कहते हैं, रक्तक पटल किसे कहते हैं, ध्रुव पटल कहते हैं। बस इसको पढ़ के समझ लेना, रटना नहीं है बहुत ज्यादा, उसमें पढ़ के समझ लेना है। मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र पढ़ के समझ लेना। फिगर इसका एक बार बना लेंगे। फिर यदि हम आगे बात करें तो सूत्र, इस पर सवाल जरूर आएगा बेटा। सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये कन्फर्म है, इस पर सवाल जरूर देगा। न्यूमेरिकल, इस पे सवाल कम से कम 4-5 लगा लीजिए, 5 या 6 सवाल इस पे लगा लीजिए इसके आधार पर। इसके अलावा हम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है इस सूत्र पर। इसके अलावा P बराबर क्षमता, लेंस की क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है। आँख खराब होता है तो किस डायोप्टर का चश्मा लगाते हैं, इसके लिए सूत्र है लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, f सेमी में होगा। और एक सूत्र और होगा P बराबर 1/f, f मीटर में होगा। तो दो यहाँ से फार्मूले यूज करना है आपके। P बराबर 100/f और P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इससे सवाल लगाएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी बार बार अभ्यास करके प्रैक्टिस करके आप इस पे सवाल लगा लेंगे। ये भी न्यूमेरिकल जो है जरूर लगाएंगे। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, फास्ट उसको रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लेंस के लिए डेरिवेशन है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दर्पण तो आपका कट गया है, इसीलिए दर्पण को आपको ध्यान नहीं रखना बहुत ज़्यादा। लेंस के लिए जो स्थितियां हैं, या तो होगा तो पढ़ लीजिएगा। लेंस के लिए जो स्थितियां हैं कि कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जितनी स्थितियां हैं सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए लेंस है उत्तल लेंस, तो इसके सामने यदि अनंत पर रखें तो कहाँ फिगर बनेगा। यदि f और 2f के बीच में रखें तो फिगर कहाँ बनेगा। प्रकाशी केंद्र और f के बीच में रखें, यही वाला इंपॉर्टेंट है, प्रकाशी केंद्र और f के बीच में। क्योंकि इस स्थिति में आभासी फिगर बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, बाकी में वास्तविक बनता है। तो f और o प्रकाशी केंद्र के बीच में रखने वाला इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस, अवतल लेंस में हमेशा छोटा फिगर बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में छोटा बड़ा सब बन सकता है, ये सब बताया गया है। परंतु दर्पण में जब आ जाएंगे तो दर्पण उल्टा हो जाता है। दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण ये छोटा बड़ा बनाएगा, छोटा बड़ा, और वास्तविक बनाएगा, वास्तविक। ठीक है, उल्टा। उत्तल दर्पण क्या करेगा, उत्तल दर्पण जो है ये आभासी बनाएगा, आभासी, सीधा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है बेटा, सब समझ गए। जो अवतल दर्पण है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार, तो उल्टा है। ध्यान से इसको समझ लेना, दोनों में अंतर नहीं, जाके वहाँ कंफ्यूजन करके धौधिया के मार के चले आना। बहुत धौधियाते हो तुम लोग, तुरंत धौधिया जाते हो। वक्रता त्रिज्या 2f बराबर r होता है, आपको पता है। r बराबर 2f को होता है, या f बराबर r/2 के होता है, ये सूत्र पता ही है। इससे भी सब उत्तल लेंस की यदि बात करेगा तो उत्तल लेंस की फोकस हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस में होता है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्नेल का नियम, स्नेल का नियम आपको पता है, n बराबर sin i बटे sin r, sin i बटे sin r, ये पढ़ लेना है। n बराबर sin i बटे sin r, स्नेल का नियम यही है। ठीक, इस पे सवाल जरूर लगा लीजिएगा, इस पे सवाल जरूर पूछता है। जैसे एयर से ग्लास में जा रहा है तो बराबर 1 ग्लास से एयर हो जाएगा, ग्लास से एयर हो जाएगा। तो कभी कहता है ग्लास से वाटर के आवृत्ति बताओ, तो ये वाटर वाला ऊपर चला जाएगा, ANW, अब बटे ग्लास वाला नीचे आ जाएगा, ANG। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। किसके, ये जो वाटर का दिया, जैसे ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है, ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक दिया है जिसके सापेक्ष, तो यहाँ ग्लास G यहाँ लिखेंगे और वाटर यहाँ लिखेंगे। संकेत है, सिंबल है छोटा छोटा, समझ गए। इसको अच्छे से समझ के इस पे सवाल लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछेगा। इसके अलावा प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण 7 रंग का विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता, बताए है। प्रिज्म में जो 7 कलर दिखाते हैं बिजोर, उसको किसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती है घटती है, याद कर लीजिएगा। लाल का सबसे ज्यादा क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है।
डिग्जियोर से घटता बढ़ता ये हमने बताया है, उसको अच्छे से डिवीजन कर लेंगे कि कब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा कब घटेगा, किसकी आवृत्ति अधिक होती है किसकी आवृत्ति कम होती है। अब बैगनी की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे ही उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जितना ही बढ़िया से रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम ये पढ़ लेंगे। अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम, इसे पढ़ लेंगे। छोटा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अच्छे से रिवीजन। अब इसके बाद यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान ध्यान से देखो बेटा, संक्षेप में बता दे रहा हूँ, जल्दी रिवीजन कर लें। रसायन विज्ञान में ध्यान से देखिए, रसायन विज्ञान में आप लोग जो है समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना जरूर अब कर लीजिएगा, क्योंकि संतुलन करने के लिए क्वेश्चन इसे पूछेगा। इसके अलावा जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर इसके बाद से अवक्षेपण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसको पढ़ लेंगे। समीकरण को संतुलित करना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, 3-4 पूछेगा जरूर, इससे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से उपचयन और अपचयन, ये ध्यान रखना, इसमें उपचयन और अपचयन ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, दोनों में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बताई थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार लवण मिलकर के आपस में क्रिया करते हैं तो उसे कौन सी क्रिया करते हैं, उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार का इक्वेशन आपने दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद अम्ल क्षार लवण में अब बात करते हैं। अम्ल क्षार लवण में, तो अम्ल क्षार लवण में बेटा पीएच का परिभाषा, पीएच का परिभाषा याद कर लीजिएगा। पीएच की परिभाषा के बाद से इस पे सूत्र पीएच बराबर माइनस log H+, इस पे सवाल लगाने के लिए तैयार कर लीजिएगा। पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 से जब कम होगा पीएच, पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। यानी किसी भी वस्तु का यदि पीएच 2 है तो मतलब ये क्या है, अम्लीय है, कि 7 से कम है ना, तो 7 से कम में अम्लीय क्षारीय, सब बता चुके हैं, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा जो है धावन सोडा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा धोने वाला सोडा, ठीक है, धावन सोडा। इसके बाद इसकी बनाने की विधि, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसकी बनाने की विधि, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी। जिप्सम, इसको एक बार संक्षेप में जल्दी जल्दी क्या करेंगे, देख लेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं, चलिए तो हो गया, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। विरंजक चूर्ण, हाँ विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसको भी आप इसका बनाने की विधि देख लेंगे। इसके अलावा यदि धातु अधातु की बात करें तो धातु अधातु में सबसे पहले जो है बेटा धातु अधातु के गुण पढ़ लीजिएगा, संक्षारण पढ़ लीजिएगा। संक्षारण, धातु अधातु में संक्षारण इंपॉर्टेंट है। संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगना ही तो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसको कैसे इसका निवारण करेंगे तो पेंट वेंट लगा करके करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से IUPAC नेम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IUPAC नेम काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो IUPAC नेम बनाना आपको सिखाया है, सारे रूल को जल्दी जल्दी देख करके एक एक सवाल उस पर लगा लीजिएगा। इसमें सिंपल देखिएगा, CH3COOH का हो गया, CH3CHO का हो गया, ऐसे ही, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जो है कार्बनिक यौगिक में यदि हम बात कर रहे थे तो हो गया IUPAC नेम, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन देख लीजिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसका समान सूत्र देख लीजिएगा, ठीक है। खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला देख लेना, समझ गया क्या। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी का परिभाषा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है सजातीय श्रेणी के अलावा बस इतना सारा देख लीजिए, बहुत पर्याप्त है। और लास्ट जो चैप्टर है मेंडलीफ वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ वाला। मेंडलीफ वाले में बेटा ध्यान से देखो, मेंडलीफ वाले में जो है तत्वों का वर्गीकरण, सारे तत्वों का वर्गीकरण, ध्यान से तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। आवर्त और सारणी, आवर्त और वर्ग कैसे पता करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसको आप देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। इसमें संयोजकता है, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता यहाँ से पूछेगा। इसमें डे ब्राइनर का नियम क्या है, न्यूलैंड कास्टक का नियम क्या है, सारे गामा पादनी म्यूजिक के आधार पर न्यूलैंड कास्टक का नियम दिए थे। आधुनिक जो आवाज सारणी उसको किसने दिया था, मोजले ने दिया था। आधुनिक आवाज सारणी किसने दिया था, मोजले ने। जो इस समय वर्तमान में आवाज सारणी चल रहा है उसको किसने दिया था, मोजले ने दिया था। अब मेंडलीफ का 2 आवाज सारणी है, मेंडलीफ का 2 आवाज सारणी है, एक जो संशोधन वाला है, एक इससे पहले वाला है, तो 2 इनका है। आधुनिक आवाज सारणी को किसने दिया था, मोजले साहब ने दिया था। अब इसमें जो है तत्व दाएं से बाएं जाने पर त्रिज्या बढ़ती है घटती है, इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा।
दाएं से बाएं जाने में आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है घटती है, इससे क्वेश्चन बनेगा। किसका आयरन विभव ज़्यादा होता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको बढ़िया से आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बाकी बेटा बायोलॉजी में अब मैं क्या बताऊं, बायोलॉजी तो आप खुद से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। बायोलॉजी में तो हम इतना ज़्यादा आपको बता नहीं सकते। लेंस की आवर्धन क्षमता आपको बता दी, आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता भी पढ़ लीजिएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर v/u होता है। आवर्धन क्षमता दूसरा सूत्र होता है m बराबर v/u, और लेंस की क्षमता अलग है। दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर v/u I/o, ये आवर्धन क्षमता है। I प्रतिबिंब की लंबाई, वो वस्तु की लंबाई है। जबकि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, f मीटर में दिया रहेगा तो 1/f लगाएंगे, f सेमी में दिया रहेगा तो कभी कभी P दे देता है, इसे f पूछ देता है। f सेमी में दिया रहेगा तो 100/f लगाएंगे। ठीक, तो दोनों लगाएंगे। इसकी मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर पूछ देगा कि लेंस की क्षमता का छोटा छोटा ये है, इसको तैयार कर लेंगे। बाकी बेटा बायोलॉजी में आप लोग सिंपल चीज़ें आप लोग तैयार करिए। बायोलॉजी में भी हम सर से पूछ करके आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, उसे आप क्या करेंगे, अच्छे से रिविजन करें। बायोलॉजी भी जरूरी है, नहीं तो पता चले कि बायोलॉजी में जो है गड़बड़ा गया। बायोलॉजी का कौन पढ़ेगा आखिर में, है तो बायोलॉजी भी बहुत जरूरी है, उसको भी ध्यान से आप लोग जो है देख लीजिएगा। जैव जगत है, जीव जगत है, RNA DNA सब इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, DNA RNA क्या है, पादप जंतु कोशिका क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, इतना रिवीजन करके बार बार रिवीजन करिए और कलम चलाते रहिए, रुकना नहीं चाहिए, कलम रुकना नहीं चाहिए। कलम लिख करके कॉपी और कलम पूरा भर डालिए, एकदम कॉपी पेपर एकदम बेटा भर डालो, लिख करके। जितना सादा पन्ना है सारा रंग डालो, एकदम पढ़ करके, छोड़ना नहीं है, एकदम ऐसी की तैसी कर देना है। हार नहीं मानना है, न ही रुकना है। अभी बहुत समय है तुम्हारे पास, बस लग जाओ, एकदम टाइम वेस्ट मत करो। बस इन वीडियो में इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि अभी भी टाइम है, वक्त है, खूब बढ़िया से रिवीजन करो। ठीक है, इसको देख लो एक बार, जल्दी से रिवीजन कर लो। 16 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।